नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो मुख्य टॉपिक है और ऑलवेज आरपीएससी और यूपीएससी का जो फेवरेट थीम रही है, वहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम के लिए भी आपके लिए ये वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो विद्यार्थी यूपीएससी प्री एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उनके लिए भी यूज़फुल होने वाली। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरुआत करते हैं कि खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल दे, बस अपनी तकदीर बदल दे। तो इसी के साथ आपको रुकना नहीं है जीवन में, और छोटे छोटे टारगेट बनाकर उसको पूरा करके बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, आरंभिक नगर, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका पहला पार्ट हमने राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक थी उसके माध्यम से हमने कर लिया है, जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू करते हैं। एक खोए हुए शहर की कहानी यानी हड़प्पा की खोज। ये बात उस समय की हमने पहले भी बात की है। 150 साल पहले एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची तक। और मैं आपको एक सिंपल कहानी के माध्यम से बता देता हूँ कि उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद हुआ ही था, और रेलवे लाइन बिछाई जा रही, आज़ाद नहीं हुआ था उस समय। 1800 आपके 23-24 के समय की बात है। उस समय पे ये लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उन रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया। और वो ईंटें एक पूरा स्थल थी ऐसा, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो आरंभिक यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनको उस समय तक नहीं पता था। ठीक है, यानी पहले पुरातत्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जब जॉन मार्शल बने, तब 1921 में पता चला कि वास्तव में क्या था, एक हड़प्पा स्थल था। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। तो हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और एक खोए हुए शहर की कहानी, हड़प्पा किस प्रकार से मोहनजोदड़ो जो संरक्षित रहा, तो हड़प्पा को इसकी जो ईंटों को उखाड़ लिया गया, तो अब ये पूरी तरह मोहनजोदड़ो की तरह सुरक्षित नहीं था। तो ये रही हड़प्पा की बात। यानी इन नगरों की खोज पहले हुई, और इनको सिंधु घाटी सभ्यता को प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, और इसके बाद में बाद की हड़प्पा से यानी पूर्ववर्ती विकसित और प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना या हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। और इन शहरों का जो निर्माण था लगभग कितने साल पहले हुआ? 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ? 4700 साल पहले हुआ था। यानी इसको अपने मान सकते हैं 2350 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 2350 ईस्वी पूर्व। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। एक विशाल शहरी सभ्यता को दे, आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसकी सीमा है वो अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान तक के क्षेत्रों तक है। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, जो कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर था। इसके अंदर यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में, भारत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इतिहास के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इन नदियों के किनारे ये सभ्यता एक या प्रस्फुटित हुई, या इस सभ्यता में लोगों ने निवास किया जब इसकी खोज हुई। तो यानी आलमगीरपुर से लेकर, यानी उत्तर में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर सुरकोटडा के सुतकांगेडोर तक, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर आपके दईमाबाद महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र था, यानी ये जो मध्य भारत का क्षेत्र था, यानी पूर्वी भारत की और इस सभ्यता का विस्तार नहीं था। और इस प्रदेश को क्या कहा गया? सपत सेंधो प्रदेश कहा गया। यानी सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? सपत सेंधो प्रदेश कहलाया। ये बात रही। फिर मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, इस प्रकार के बर्तन मिले हैं। लाल मर्तबान, ठीक है, पत्थर के बाट और मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। प्रमुख नगरों में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल अगर परीक्षा में पूछा जाए तो कौन सा है? राखीगढ़ी है। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल, सबसे पहले मोहनजोदड़ो था, अब वर्तमान में कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नगर योजना
खाका, दुर्ग और निचला शहर। नगर योजना को पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी। नगर योजना दो प्रकार के भागों में थी, यानी ऊपर का जो नगर था वो नगर दुर्ग कहलाता था, जिसमें विशेष यानी प्रतिष्ठित लोग रहते थे, राजा महाराजा, पुजारी, सेनापति वर्ग के लोग। निचला जो नगर था पूर्वी भाग, उस पे खेती की जाती थी, आमजन रहते थे, यानी व्यापारी थे, इसके अलावा किसान थे, वो रहा करते थे। ठीक है। पूर्व पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर थोड़ा बसाया गया था और इसको चार दीवारी से घेरा गया था। और पूर्वी भाग था वो नीचे बसाया गया था और क्या था, बड़ा था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नगरीकृत सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता था। क्या रखा जाता था? सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता था। और दोनों हिस्सों की चारदीवारी इतनी जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी पकी है कि हजारों साल आज भी उसके अवशेष धोलावीरा और कालीबंगा जैसे स्थानों पर अपने को देखने को मिल जाते हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इंटरलॉकिंग पैटर्न में करते थे, जिससे दीवारें और मजबूत बनती थी। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और उस पर आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। विशेष संरचनाएं महान स्नानागार और अग्निकुंड। अग्निकुंड और ग्रेट जो एक बाथरूम है उसके जो अवशेष मिले वो मोहनजोदाड़ो से मिले। अग्निकुंड के अवशेष है वो आपके कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से मिले। कालीबंगा और लोथल से। कुछ नगरों में इसमें लिखा गया है, कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे मान स्नानागार कहा गया। और ये इतना बड़ा स्नानागार धार्मिक स्नान के प्रयोजन के लिए शायद इस्तेमाल होता था, क्योंकि इतना बड़ा एक स्नानागार था। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। आजकल आरपीएससी वो प्रश्न इस प्रकार से यूपीएससी की तरह पैटर्न फॉलो करने लगी है, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आ सकता है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे क्या कर दिया जाता था, खाली कर दिया जाता था। और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक क्या करते थे, स्नान करते थे। अन्य संरचनाओं में कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। जैसे विशेष अवसर पर स्नान, जैसे आपने कार्तिक पूर्णिमा में राजस्थान में पुष्कर अजमेर में स्नान किया जाता है, उसी प्रकार से यानी विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिले, भंडार गृह भी मिले हैं। आगे है इंजीनियरिंग के चमत्कार, यानी कि जो नगर नियोजन का जो भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार से, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। इसमें भवनों का निर्माण किया गया था। आमतौर पर एक या दो मंजिले भवन होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी कुएं होते थे। और कुएं इस प्रकार से, यानी बाहरी कमरों की ओर भी कुएं होते थे, या राह चलते राहगीर भी उससे पानी पी सकते थे। इसके अलावा सुनियोजित निर्माण दर्शाए, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे घर की जो नालियों को मुख्य नाले से जोड़ा गया, ताकि इससे क्या है, गंदा पानी है वो इसके साथ जुड़कर साफ सफाई का इनमें विशेष ध्यान रखा जाता था। और सड़क का पर जो घर का दरवाजा था वो सड़क की ओर न खुलकर, घर का दरवाजा सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था, ताकि कि जो आवागमन है वो किसी प्रकार से बाधित न हो सके। इसके अलावा मैन होल भी बनाया गया था घर में, वो नालियों में, उससे कचरा निकालने के लिए। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से हर सीधी लाइन में इन्हें सावधानी सीधी लाइन में बनाया जाता था नालों को। और इनमें हल्की ढलान होती थी, क्या होती, थोड़ी सी स्लोप यानी ढलान होती थी, जिसमें आसानी से पानी बह सके। इसके अलावा सड़कों की नालियों को बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें मैन होल रखा जाता था, जिससे साफ सफाई की जा सके। आगे आती है नगरीय जीवन की हलचल। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती होगी, यानी संभवतः नगर के शासक इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। लोगों को भेजकर बहुमूल्य पत्थर, धातु और अन्य चीजें मंगवाते थे, यानी आयात निर्यात की बात इसके अंदर की गई है। आप साइड में जो चित्र देख रहे हो, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला और एक कुएं का, यह चित्र दिया गया है। यानी मोहनजोदड़ो की एक सड़क है जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, और उसमें एक नाले का जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको वो है, और एक कुआं है वो बनाया गया साइड में। यानी दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर, धातु और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी कुछ तो अंतर्देशीय व्यापार होता था और एक होता था प्रदेशीय, यानी दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। तो ये लोग मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी कि कुछ है वो चीजें नष्ट हो गई। पुरातत्वविदों को शायद इतनी चीजें मिली। नगरों में स्त्री पुरुष शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। आपने जो कि लंबी यात्राएं भी करते थे। ठीक है। और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने मिले हैं, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कुत्ते की प्रतिकृतियां मिली है, और इसके अलावा बैलगाड़ी है वो भी यहाँ पे मिली है।
आगे चलते हैं, नगर और नए शिल्प। शिल्प उत्पादन के केंद्र जैसे जो तटीय क्षेत्र है, अपने कक्षा 12 की एनसीईआरटी में आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो वहाँ पे जैसे लोथल है, रंगपुर है, जो तटीय क्षेत्र थे, गुजरात का जो तटीय भाग है वहाँ पे वो बस्तियाँ थी, उस क्षेत्र से आवागमन था वो निर्यात आयात निर्यात किया जा सकता था। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ इसके अंदर, जो पीछे हमने मैप अभी देखा, इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि धोलावीरा के पास में ये धोलावीरा है, और इसके अलावा यहाँ पे चहुंदड़ो तक क्या था, एक शिल्प उत्पादन का केंद्र था जहाँ पे मनके बनाने का कार्य किया जाता था, शिल्प उत्पादन की बस्तियाँ थी। और इसके अलावा यहाँ पे रंगपुर भी है जहाँ से शिल्प उत्पादन की जो बस्तियाँ मिली है बालाकोट से, वो अपने आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस यहाँ पे यही जानना आवश्यक हो जाता है कि शिल्प उत्पादन किया जाता था पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य से, सोने और चांदी जैसी धातुओं से कुछ वस्तुएं बनाई गई थी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तांबे और कांस्य से औजार बनाए जाते थे, और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन दोनों बनाए जाते थे। सोने और चांदी का उपयोग था, लेकिन इनको लोहे तत्व का ज्ञान नहीं था। इंपॉर्टेंट बात लाइन रखें कि लोहे के बारे में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा वासियों को लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। लोहे का जो आविष्कार हुआ वो 1500 के बाद में खोज हुई, 1500 ईसा पूर्व के बाद में। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, आप ऊपर देख सकते हो माला इसके मनके की, और बाट और फलक है, मुहरे और बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे, या क्या होती थी, आयताकार होती थी। क्या होती थी, आयताकार मोहरें होती थी, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, और इससे काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे, BPW यानी ब्लैक पॉटरी वेयर। इसके अलावा आप यहाँ पे कपास, तकलियां और फ्योन्स। कपास की खेती 7000 साल पहले पुरातात्विक एक क्षेत्र का नाम दिया गया है, यानी पूरा पाषाणकालीन मेहरगढ़ में नव पाषाणकालीन क्षेत्र है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से क्या कपास के अवशेष मिले, तो बिल्कुल मिले। कताई का संकेत पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी हुई तकलियां। तकलियां का मतलब समझते हो आप, कि जो कि मतलब स्वेटर बनाने के लिए जो होती थी, या तकलियां एक प्रकार से सूत कताई का एक औजार होता था। इसके अलावा फ्योन्स है एक पत्थर और शंख की तरह प्राकृतिक नहीं होता, इसे कृत्रिम रूप यानी बालू या सफ्टिक पदार्थ के साथ गोंद मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, और उसके साथ कुछ वस्तुएं उससे बनाई जाती है। इन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, जिसका रंग क्या होता है, नीला या हल्का समुद्री हरा, जिसमें आप चित्र के माध्यम से, चित्र से आप देख सकते हैं। इसके मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। इससे इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया गया था, और उन्हें प्रशिक्षण भी शायद दिया गया होगा। आगे हमने बात करते हैं कच्चे माल की खोज, एक विशाल व्यापार नेटवर्क। आप देख सकते हो भारतीय उपमहाद्वीप का इसमें मैप में दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप है राजस्थान से, और राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक, और इसके अलावा ओमान, अफगानिस्तान और ईरान। इस समय यहाँ तक यानी अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता था। कच्चा माल उन पदार्थों को, यानी कच्चा माल का समझते हो आप, कि कच्चा माल जैसे अपने खेतों में अपने खेती करते हैं, तो उसमें जो फसल होती है, फसल के रूप में कच्चा माल, और उसको जो फैक्ट्री में बेचते हैं, तो क्या बनता है, उसका जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं वो बनती है। तो आयात की जाने वाली वस्तुएं, जैसे तांबा है, वो कहाँ से आयात किया जाता था, आज के राजस्थान से, और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। जैसे राजस्थान का यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके अलावा कहाँ से, ओमान से आयात किया जाता था। टीन है, टीन कहाँ से आयात की जाती थी, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु थी तांबा, और टीन बनकर क्या बनाता था, कांसा बनता था। इसके अलावा ये जो टीन थी वो अफगानिस्तान, ईरान, जिसके दोनों के नए इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ईरान और अफगानिस्तान से टीन। सोना है वो कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में सोने की खदानें हैं। बहुमूल्य पत्थर आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कार्निलियन पत्थर का आयात किया जाता था। परिवहन, जैसे इस जैसे ये बैलगाड़ी का एक चित्र मिला है, इससे संभवतः इस बात का पता लगता है कि जो परिवहन है वो बैलगाड़ी और समुद्र मार्गों का उपयोग किया जाता था। इससे क्या किया जाता था, परिवहन किया जाता था। ठीक है, नगरों के लिए भोजन, कृषि और पशुपालन। नगरों में रहने वाले लोग गांव में भी रहते थे, उनके लिए भोजन की, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से होती थी। गेहूं, जौ, दाल, मटर, दाने, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि उपकरणों में हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बन पाए, लेकिन लकड़ी के जो हल बनाए जाते थे, लेकिन इसके खिलौने मिले हैं, या इससे अंदाजा लगाया जाता है कि लकड़ी के खिलौने थे। सिंचाई के लिए आपको कक्षा 12 में पढ़ेंगे,
तो अफगानिस्तान में कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आपको धोलावीरा के अंदर एक जलाशय का भी उदाहरण मिल जाएगा, जल संचयन। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी प्रकार के पशु थे वो पाले जाते थे। सुरकोटना में घोड़े की अस्थियां भी वहां पे मिली है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है घोड़े पालने। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा और लोथल के बारे में। धोलावीरा गुजरात का एक तटीय इलाका है। कच्छ के इलाके में खदीर बैत के किनारे बसा था। खदीर बैत के किनारे यानी खंबात की खाड़ी के पास। यहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ अन्य हड़प्पा नगर दो भागों में यानी उत्तरी आपका पूर्वी निचला शहर और ऊपरी दुर्ग दो भागों में विभाजित थे, यानी पश्चिमी दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग और नगर में विभाजित थे, ये वहीं तीन भागों में विभाजित था। तो ये एक अपवाद है। और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, यानी उसमें आमतौर पर अन्य स्थलों पे देखा गया तो दुर्ग पे ही चार दीवारें रखी गई थी, लेकिन इसके अंदर क्या था, इसमें एक ऊंची दीवार बनाई गई थी सभी यानी नगर और निचले नगर और दुर्ग के, निचला नगर और ऊपरी दुर्ग दोनों के। यहाँ एक बड़ा खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अनोखी खोज यहाँ पे हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा यानी संकेताक्षर लिपि पट संकेत पट भी मिला है। लोथल या खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी कौन सी? भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ कीमती पत्थर, शंख और धातुओं से बनी चीज़ों का उत्पादन होता था। जैसे यहाँ पे आप डॉक यार्ड देख सकते हो, और ये बंदरगाह है जहाँ पे नावें वगैरह खड़ी होती थी। इस नगर में भंडार गृह भी था, यहाँ बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने बंदरगाह इसको माना है। मोहनजोदड़ो से भी भंडार गृह मिले हैं। पहचान और सुरक्षा मोहरबंदी इस प्रकार से, जैसे आप अब स्टाम्प लगाते हैं, इस प्रकार से सील होती थी, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये पोटली इस प्रकार से ऊपर से बांध दिया जाता था, इसके ऊपर ये सील लगा दी जाती थी, जिससे उस पर छाप लग जाती थी। अगर किसी स्थान पर भेजते थे तो उस पर वो छाप बनी रह जाती थी, यानी उससे सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसको लगाया जाता था। आज हम अपने ऊपर जैसे ब्रेड का पैकेट लाते हो आप, तो उस पर जो सील लगी हुई होते हैं ना, यानी ऊपर टेप, तो उस प्रकार से यह एक सिस्टम था कि इसको बीच में छेड़छाड़ या उसके साथ सामान के साथ नहीं की गई है। तो इसमें यानी से सूक्ष्म मोहरबंदी भी की जाती थी। ठीक है, तो उद्देश्य है मैंने बता दिया इसको। आगे आगे चलते हैं अगले में। इसके साथ है सभ्यता के अंत का रहस्य। बदलाव की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले एक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, यानी नगरों को छोड़ दिया। किस प्रकार से हुआ यह? जैसे भूकंप है, नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, तो सारी जल निकास प्रणाली थी नष्ट हो गई, झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये किस प्रकार से हुआ, ये कोई स्पष्ट संकेत हमको इस प्रकार से नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसको। अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। नगर के पतन के बाद में वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों में स्पष्ट दिखाई देता है। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियां बसाते हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता का विकास होता है। और 1400 साल बाद में क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ, जिन्हें महाजनपद काल के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अपने आगे वाले अध्यायों में इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसको महाजनपद काल है वो अपने नहीं दिया गया है इसके अंदर। आगे इसको जो सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आगे जो अगला टॉपिक होगा वो इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की एनसीईआरटी जो नई वाली अभी कक्षा 6 में चल रही है, भारत का अध्ययन, और उससे आगे इसके अलावा कक्षा 12 के जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। और इसके बाद में वैदिक सभ्यता है उसको भी अपने करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसमें कोई अगर सुधार अपेक्षित है तो हमें बताएं। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी आप चैनल को कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।